75 मिलियन साल पहले एक गैलेक्टिक रूलर था जिसका नाम जीनो था। उसके पास 76 प्लैनेट्स थे और हर प्लैनेट पर करोड़ों लोग थे। प्रॉब्लम ये थी कि बहुत ज्यादा लोग हो गए थे, तो उसने क्या किया, लोगों को बोला कि टैक्स ऑफिस आओ। वहां पहुंचे तो उन्हें फ्रीज कर दिया गया, फिर स्पेस क्राफ्ट में भर के जमीन पर लाया गया, वोल्केनोस में फेंक दिया, ऊपर से हाइड्रोजन बॉम्ब्स गिरा दिया। जो रूहें बच गईं उन्हें 36 दिन तक इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेन वॉश किया गया और फिर ये रूहें जिस भी इंसान के करीब थीं उनसे चिपक गईं। और दुनिया के तमाम बड़े मजहब, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये सब जीनो के बनाए हुए झूठी मेमोरीज हैं जो लोगों के दिमाग में डाल दी गई हैं। अब ये रूहें आज भी तुम्हारे साथ चिपकी हुई हैं, कई सौ की तादाद में। तुम्हारे खौफ, तुम्हारे डर, तुम्हारी लिमिटेशंस की वजह यही रूहें हैं। ये क्या कहानी है भला? रोनाल्ड हबर्ड 13 मार्च 1911 को नब्रास्का में पैदा हुआ। बाप नेवी ऑफिसर था तो फैमिली हमेशा मूव करती रहती थी। ये बच्चा यानी हबर्ड छोटी उम्र में ही एक काम में उस्ताद हो गया था। वो काम था अपनी असल जिंदगी से ज्यादा इंटरेस्टिंग जिंदगी जीने की प्रिटेंडिंग करना। वो दावा करता था कि उसने नेटिव अमेरिकन ट्राइबल एल्डर से एजुकेशन ली है और वो हिस्टोरिकली सबसे कम उम्र में मंगोलियन शामनिज्म में इनिशिएट हुआ। कहता था कि उसने एशिया का टूर किया और बुद्धिस्ट फिलोसफी में गहराई हासिल की है, लेकिन इन सब का कोई सबूत नहीं है। ये बच्चा शुरू से ही झूठ बोलने का आदी था। 1930 में हबर्ड ने जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 2 साल बाद फेल होकर निकाल दिया गया, खास तौर पर फिजिक्स में। उसी फिजिक्स में जिसके बारे में बाद में इसने क्लेम किया कि वो न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्सपर्ट है। ये पैटर्न याद रखो क्योंकि ये हर जगह रिपीट होगा। जहाँ भी हबर्ड के ऑफिशियल दावों और एक्चुअल रिकॉर्ड्स की बात होती है, वहाँ पे हबर्ड के क्लेम्स हमेशा झूठे निकलते हैं। उसकी कोलीग्स उसको मैग्नेटिक कहते थे, चार्मिंग, फास्ट टॉकर। पैसों की जरूरत की वजह से इसने पल्प फिक्शन लिखना शुरू कर दी, साइंस फिक्शन, एडवेंचर। एक लफ्ज लिखने की उसको 1 पेनी मिलती थी। वो 1 साल में लाखों लफ्ज लिख देता था। और जो उसने स्टोरीज में लिखा, पास्ट लाइफ, ट्रॉमा, इमोर्टल बीइंग्स, सीक्रेट नॉलेज, वो बाद में किसी और चीज की बेस बन गई। 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हबर्ड ने नेवल रिजर्व ज्वाइन की। चर्च ऑफ साइंटोलॉजी की ऑफिशियल बायोग्राफी उसे डेकोरेटेड वॉर हीरो कहती है, वुंडेड कॉम्बैट वेटरन, ब्रिलियंट नेवल कमांडर। हालांकि यूएस नेवी के अपने रिकॉर्ड्स फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में कुछ और ही लिखा हुआ है। 4.5 साल की सर्विस में उसे 2 दफा कमांड से हटाया गया। फिर एक और झूठ, कहता है कि वो जंग में लगे जख्मों की वजह से अंधा और लंगड़ा हो गया था और उसने खुद को ठीक खुद ही किया उन टेक्निक से जो बाद में डायनेटिक्स बनी। यहाँ तक आते आते हम जैक पार्सन्स की कहानी तक पहुंच जाते हैं। और तुम में से जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो इस आदमी पे बना चुकी हूँ। अगर उसको देख लोगे तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हबर्ड 1945 में पार्सन्स के आलीशान मेंशन में शिफ्ट हो गया। पार्सन्स एक रॉकेट साइंटिस्ट था जो साथ ही थैलेमिक अकल्टिज्म का डिवोटेड फॉलोअर भी था। ग्रेजुएटेड लेवल्स वाला, मतलब हर लेवल पर नया सीक्रेट नॉलेज मिलता था। ये सब तुम्हें फेमिलियर लगना चाहिए क्योंकि साइंटोलॉजी में भी यही चीज है। अलग लफ्जों में पार्सन्स ने सोचा हबर्ड उसकी स्पिरिचुअल जर्नी में मदद कर रहा है। हबर्ड ने कुछ और ही सोच रखा था। उसने पार्सन्स की गर्लफ्रेंड उससे छीन ली, उसकी सेविंग्स ले ली और उसको छोड़ के चला गया। पार्सन्स ने उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया, कुछ पैसे उसको वापस मिल गए थे। हबर्ड वहां से कोई स्पिरिचुअल बिलीव्स लेकर नहीं निकला था क्योंकि ये पार्सन्स का कल्ट था, पार्सन्स के बिलीव्स थे और हबर्ड खुद को किसी और के बिलीव्स में नहीं फंसाता। वो वहां से एक एजुकेशन लेके गया। उसने देखा कि रिचुअल साइकोलॉजिकल स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। उसने देखा कि मिस्ट्री और स्टेज्ड रेवोल्यूशन इंटेलिजेंट लोगों को भी एक जगह रोक सकती है। उसने नोट्स लिए, सब कुछ नोट किया, गौर से देखा और 4 साल बाद उन नोट्स का एक टाइटल था, एक पब्लिशर था और एक प्राइस टैग भी था। 9 मई 1950 को डायनेटिक्स द मॉडर्न साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ पब्लिश हुई। हफ्ते भर में बेस्ट सेलर, महीने भर में कल्चरल फिनोमेना, 1 साल में लाखों कॉपीज बिक गई। इस लिखी गई किताब का सेंट्रल क्लेम क्या था? इंसानी जहन 2 ट्रैक्स पर चलता है, एक एनालिटिकल माइंड जो कि रैशनल और नियर परफेक्ट होता है और दूसरा रिएक्टिव माइंड जो कि अनकॉन्शियस में स्टोर्ड पेनफुल मेमोरीज का एक गोदाम है। और इन सब का सोल्यूशन था ऑडिटिंग, मतलब एक ट्रेन्ड पर्सन तुम्हें तुम्हारी पेनफुल मेमोरी से रिपीटेडली गुजारता है तब तक जब तक उनका इमोशनल चार्ज खत्म ना हो जाए। जब रिएक्टिव माइंड कंप्लीटली क्लियर हो जाए, उस इंसान को हबर्ड क्लियर कहता था। हबर्ड ने इसे साइंस का क्लिनिकल वोकैबुलरी दी, साइंटिफिक साउंडिंग प्रोसीजर दिए। और ये सब क्या था? ये ज्यादातर वही था जो कि हिप्नोथेरेपी में 50 साल पहले सब कुछ मौजूद था। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने डायनेटिक्स रिव्यू की और साफ कहा कि बुक में लिखे गए क्लेम्स अनटेस्टेबल हैं। मेमोरी का न्यूरोसाइंस से कोई मैच नहीं है,
कोई कंट्रोल्ड स्टडी नहीं है। हबर्ड ने अपना पहला क्लियर किया हुआ मरीज अगस्त 1950 में साइंटिस्ट और जर्नलिस्ट के सामने प्रेजेंट किया। सोनिया बियांका नामी एक लड़की जो बेसिक फिजिक्स फॉर्मूलाज याद नहीं कर पा रही थी, जो कि उसने मुताबिक बचपन में रटे हुए थे। मतलब कि हबर्ड ने उसकी मेमोरी से वो वाले फॉर्मूलाज इरेज कर दिए और ये देख के लोग पागल बन गए और उसकी किताब बिकती रही क्योंकि लोगों को साइंस से ज्यादा आइडिया में दिलचस्पी थी। 1952 में ओरिजिनल डायनेटिक्स फाउंडेशन बैंकरप्ट हो गई, मिसमैनेजमेंट और हबर्ड की अपनी करतूतों की वजह से। बैंकरप्सी कोर्ट उसकी मूवमेंट ले गई तो उसने नया मूवमेंट बनाया, इस दफा ऐसी जमीन पर जो कि कोर्ट नहीं लेके जा सकती थी। 1952 में उसने थेटन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, इमोर्टल इंडिविजुअल सोल। अब ये क्या नया चूरन था ये जो बेचने जा रहा था? ये कहता था कि इंसान सिर्फ एक जिस्म नहीं है, ये कदीम स्पिरिचुअल बीइंग्स है जो कि ट्रिलियन ऑफ ईयर्स से मौजूद है। मतलब इंसान हमेशा से मौजूद है, इसलिए हमेशा का ट्रॉमा भी उसके साथ है। रिएक्टिव माइंड अभी भी मौजूद है। हबर्ड की चालाकी यहाँ ये थी कि एक सेल्फ हेल्प बिजनेस बैंकरप्ट हो सकता है, जैसे कि इसकी पहली फाउंडेशन बैंकरप्ट हुई थी, लेकिन एक मजहब को, एक रिलीजन को कोई बैंकरप्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि रिलीजन को अलग लीगल फ्रेमवर्क मिलता है, टैक्स नहीं देना पड़ता, रेगुलेटरी प्रोटेक्शन मिलती है। एक चर्च प्रोडक्ट नहीं बेच रही जिसकी FDA टेस्टिंग हो सके। चर्च तो बस रिलीजियस फ्रीडम प्रैक्टिस कर रही है। हबर्ड ने इन चीजों को केयरफुली स्टडी किया और 1953 में उसने एक कोली को एक लेटर लिखा जिसमें इसने एक्सप्लिसिटली ये रिकमेंड किया कि ऑर्गेनाइजेशन को मजहब की शक्ल दे दी जाए। और इस तरह एक बैंकरप्ट हुई फाउंडेशन अब 1954 में लॉस एंजलिस में चर्च ऑफ साइंटोलॉजी ऑफिशियल तब्दील हो गई। अब इस मजहब को समझने की कोशिश करते हैं। साइंटोलॉजी में तुम अपनी बॉडी नहीं हो, अपना माइंड नहीं हो, तुम एक इमोर्टल स्पिरिचुअल बीइंग हो, वो जो कभी नहीं मरता, वो जो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट करता है। और इस ट्रिलियन ऑफ ईयर्स की वजह से तुम में स्पिरिचुअल डैमेज जैम हो चुका है, फॉल्स मेमोरीज, डिमिनिश्ड कैपेबिलिटीज, ट्रिलियन सालों भर का ट्रॉमा। साइंटोलॉजी का काम है तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल स्टेट में वापस लेके आना, प्योर कर देना, टोटल फ्रीडम, लिमिटलेस कैपेबिलिटीज। इस सब के लिए ब्रिज टू टोटल फ्रीडम नाम का एक सीक्वेंस प्रोग्राम है जिसमें तुम कोर्सेज और ऑडिटिंग सेशन से गुजरते हो। हर लेवल के लिए पेमेंट करनी पड़ती है और पेमेंट करने के बाद ही अगला लेवल मिलता है। तो अगर तुम गुर्बत ज्यादा हो तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारा ट्रिलियन सालों का ट्रॉमा कभी रिमूव हो पाएगा। और अब यहाँ इस पूरे मंजन का कोर आता है और वो कोर है फील गुड। इस मजहब में जितना तुम लेवल अप करते हो उतना ही ज्यादा तुम्हें स्पेशल फील करवाया जाता है और तुम जितना ज्यादा स्पेशल फील करोगे उतना मुश्किल है इस कल्ट को छोड़ना, क्योंकि इस कल्ट को छोड़ने का मतलब था कि जो कुछ भी तुमने अचीव किया है वो तुम्हें वापस करना होगा। हर लेवल एक और अचीवमेंट थी। ये रिलीजन को स्टूपिड लोगों को ट्रैप नहीं करता था बल्कि क्यूरियस लोगों को फंसाता है। लेकिन लेट्स से कोई इस कल्ट को छोड़ना चाहे तो उसके साथ क्या होगा? इन लेवल अप्स के दौरान जो सबसे खतरनाक चीज होती है वो है कन्फेशन। दिमाग से ट्रिलियन ईयर्स का ट्रॉमा रिमूव करने के लिए बैड मेमोरीज, गुनाह, क्राइम्स, डार्केस्ट सीक्रेट्स रिवील करने पड़ते हैं। हर राज, हर डर, हर इवल थॉट, हर गुनाह वो सब रिकॉर्ड करवाना पड़ता है जो कि असल में छुपाना चाहिए। हर सेशन हर लेवल पर लॉक्ड और रिकॉर्डेड होता है। अगर तुम चर्च छोड़ना चाहते हो तो चर्च तुम्हारे वो डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स तुम्हारे खिलाफ यूज कर सकती है जो तुमने अपने स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान उन्हें दिए थे। हबर्ड की पर्सनल मालो दौलत एक नॉन प्रॉफिट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की हैसियत से कुछ ज्यादा अनयूजुअल थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने ऑर्गेनाइजेशनल मनी का फ्लो उसके पर्सनल अकाउंट्स में डॉक्यूमेंट किया। वो खुद तो शानो शौकत वाला लाइफस्टाइल गुजार रहा था, जबकि सी ऑर्ग मेंबर्स $10 हफ्ते के कमाते थे। सी ऑर्ग के बारे में थोड़ी बात करते हैं। 1967 में इस्टेब्लिश हुए ये हबर्ड के स्पेशल फोर्सेस, कमांडोज और रेंजर्स थे। ये शिप पर रहते थे, नेवल स्टाइल यूनिफॉर्म पहनते थे, दिन के 14 से 16 घंटे काम करते थे और इस काम का इन्हें सिर्फ $10 मिलता था हफ्ते का। और इन सब से 1 बिलियन साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया। सी ऑर्ग के मेंबर्स हबर्ड के साथ समुद्र पर उसकी फ्लीट ऑफ शिप पर रहते थे। वहाँ पे हबर्ड एक गॉड था, हर काम का एक स्टैंडर्ड था और जब किसी मेंबर से वो स्टैंडर्ड मीट नहीं होता था तो उसको स्पिरिचुअल फेलियर कहा जाता था। कोई भी मेंबर जो अपनी ड्यूटीज में एरर दिखाए, जो डाउट दिखाए, जो ऑर्डर्स पूरी तरह ना फॉलो करे, उसे समझा जाता था कि वो साइंटोलॉजी की सर्वाइवल के खिलाफ काम कर रहा है। और इस सोच के साथ पनिशमेंट सिर्फ डिसिप्लिन नहीं थी, वो करेक्शन थी, स्पिरिचुअल करेक्शन। और हबर्ड के पास करेक्शन के अपने तरीके थे। अक्टूबर 1967 में हबर्ड ने फॉर्मली सप्रेसिव पर्सन का स्टेटस इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका मतलब है कि
चर्च का दुश्मन, साइंटोलॉजी की सर्वाइवल को खतरा। इनमें से एक अर्ली डॉक्यूमेंटेड केस एक जर्नलिस्ट का है, पाउलेट कूपर, जिसने 1971 में साइंटोलॉजी पर एक बुक लिखी। उसके बाद उसके नाम पर बॉम्ब थ्रेट्स की गई। एक ऑपरेशन रन किया गया जिसका एक्सप्लिसिट गोल ये था कि उस जर्नलिस्ट को क्रिमिनली इंडिक्ट करवाया जाए उन्हीं थ्रेट्स के लिए जो कि चर्च ने खुद की थी। इस ऑपरेशन का ऑफिशियल नाम था ऑपरेशन फ्रीक आउट। डॉक्यूमेंट में हबर्ट का लिखा हुआ मिशन स्टेटमेंट था हरास एंड डिस्करेज। इस ऑपरेशन का मकसद जीतना नहीं था, बस बाकियों को नसीहत करनी थी कोई और ये काम ना करे। ये केस 48,000 डॉक्यूमेंट्स में से एक था। अब बात करते हैं ऑपरेशन स्नो व्हाइट की। 1970s की स्टार्टिंग में गार्डियंस ऑफिस ने अपने ऑपरेटिव्स अप्रोक्सीमेटली 136 मुख्तलिफ गवर्नमेंट एजेंसीज में दाखिल की। एस्टिमेटेड 5,000 लोग। इनका मकसद था गवर्नमेंट फाइल्स में जो भी साइंटोलॉजी के खिलाफ फॉल्स रिपोर्ट्स थी उन्हें ढूंढ के तबाह किया जाए। और उनका तरीका ये था कि एजेंट्स उन एजेंसीज के अंदर नौकरी हासिल करें, फाइल्स फोटोग्राफ करें, रिकॉर्ड रिमूव करें और डॉक्यूमेंटेशन को सिस्टमेटिकली रिमूव करें। ये ऑपरेशन हबर्ट की अपनी बीवी मैरी सू हबर्ट के लेवल तक ऑथराइज था। 1976 में एक ऑपरेटिव माइकल को एक फेडरल एम्प्लॉय ने पहचान लिया। 1977 में प्रेशर में आकर उसने FBI को सरेंडर किया और गवर्नमेंट विटनेस बन गया। 8 जुलाई 1977 को लॉस एंजलिस और वाशिंगटन DC में चर्च ऑफिस पर साइमल्टेनियसली रेड्स हुई। 48,000 डॉक्यूमेंट सीज हुए। 1979 तक 11 सीनियर चर्च ऑफिशियल्स कन्विक्टेड हो गए, जिसमें मैरी सू हबर्ट भी थी। 5 साल की उसको सजा हुई, 1 साल सर्व की। हबर्ट खुद छुपा हुआ था और अनरीचेबल था। मिड 1970s तक हबर्ट इफेक्टिवली विजिबल लीडरशिप से गायब हो चुका था। 1979 से लेकर 1986 में अपनी मौत तक वो आइसोलेटेड लोकेशंस पर डिफरेंट नामों से रहता था और इस एब्सेंस में सारी पावर एक दूसरे इंसान की तरफ जमा हो रही थी। वो शख्स था डेविड, जो हबर्ट का गेट कीपर बन गया था। ये इंश्योर करता था कि हबर्ट अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन तक सिर्फ उसके जरिए पहुंचे। फाइनेंशियल एसेट्स, तमाम राइटिंग्स, ट्रेडमार्क्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सब कुछ डेविड की तरफ ट्रांसफर हो गई। डेविड उस वक्त 25 साल का था और जो आज भी साइंटोलॉजी का लीडर है। मैरी सू हबर्ट को हबर्ट की अपनी बीवी को गार्डियंस ऑफिस से रिजाइन करवा दिया गया। हबर्ट की मौत के वक्त कोई क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव था ही नहीं। मल्टीपल फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव बहुत सालों तक काम किया है। उन्होंने डेविड की खूबियां बताई हैं और वो खूबियां थी कि वो माइक्रो मैनेजमेंट करता था, उसमें वोल्केनिक रेज था और रेगुलर फिजिकल वायलेंस उसके लिए आम बात थी। डेविड रूटीन मैनर में अपने सीनियर स्टाफ को मारता था, कभी कभी मीटिंग्स के दौरान भी। डेविड के अपने बाप रॉन सीनियर ने 2016 में लिखा कि एक दफा चर्च के अंदर उसे कार्डियक एपिसोड हुआ, तो डेविड ने डिसाइड किया कि वेट किया जाए। देखो, बाप खुद सर्वाइव करता है तो ठीक है, पहले इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। उसने अपने बाप को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी। 1967 में IRS ने साइंटोलॉजी की टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस खत्म कर दिया था। वजह सीधी थी, ऑर्गेनाइजेशनल मनी डायरेक्टली हबर्ट के पर्सनल अकाउंट में जा रही थी। जो उसके बाद हुआ वो 26 साल तक चला। चर्च का रिस्पॉन्स कोर्ट में अपना केस बनाना नहीं था। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 2000 लॉ सूट्स फाइल किए। IRS इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं, इंडिविजुअल IRS एम्प्लॉयज के खिलाफ। गोल जीतना नहीं था, गोल था थका देना। क्योंकि एक बड़ी एजेंसी को सू करना अलग बात थी, उस एजेंसी के उस आदमी को पर्सनली सू करना जिसके पास घर है, फैमिली है, करियर है, ये ज्यादा इंटीमेट था। अक्टूबर 1991 में डेविड और मार्टी अनअनाउंस्ड IRS हेडक्वार्टर्स गए और प्राइवेटली IRS कमिश्नर से मिले। उस कॉन्वर्सेशन का फुल कंटेंट आज तक पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुआ। 1 अक्टूबर 1993 को IRS ने साइंटोलॉजी को टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस दोबारा से दे दी। सिर्फ चर्च को नहीं बल्कि 153 एसोसिएटेड एंटिटीज को भी। एक 26 साल की जंग जिसमें IRS जीत रहा था, एक प्राइवेट मीटिंग में सब कुछ खत्म हो गया। चर्च के अंदर इसे डिवाइन फेवर का प्रूफ ट्रीट किया गया। 1969 में चर्च ने सेलिब्रिटी सेंटर इंटरनेशनल लॉस एंजलिस में खोला, एक अलग फैसिलिटी सिर्फ पब्लिक फिगर्स के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट टॉम क्रूज, चर्च का सबसे वैल्यूएबल एसेट। 40 साल से मिड 1980s में पहली बीवी मिमी रॉजर्स ने इंट्रोड्यूस किया। ऑलमोस्ट इमीडिएटली डिवोटेड मेंबर बन गया। डेविड से क्लोज पर्सनल फ्रेंडशिप, जो फॉर्मर इंसाइडर्स के मुताबिक चर्च की मॉडर्न एरा की सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। टॉम क्रूज की निकोल किडमैन के साथ दूसरी शादी चर्च के लिए प्रॉब्लम थी। निकोल का बाप साइकोलॉजिस्ट था। चर्च को जो परेशानी थी वो ये थी कि टॉम क्रूज को उसकी दूसरी बीवी उसकी कमिटमेंट से दूर कर रही है। फिर ये हुआ कि चर्च ने टॉम क्रूज की ऑडिटिंग फाइल्स खोल के देखी, यानी वो तमाम राज जो टॉम क्रूज ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान कन्फेस किए थे, ताकि उनको फरोला जाए और निकोल किडमैन को उसकी जिंदगी से निकालने का कोई रास्ता ढूंढा जा सके। और नतीजा ये निकला कि 2001 में शादी खत्म हो गई। डिवोर्स के बाद चर्च ऑफिशियल्स ने इफेक्टिवली टॉम क्रूज के लिए नई गर्लफ्रेंड ऑडिशन करवाई। एक साइंटोलॉजिस्ट एक्ट्रेस नजानीन बुनियादी
को 2004 में टॉम क्रूज से मिलवा दिया गया अंडर सर्कमस्टेंसेस जो कि उसे फुली समझ नहीं आई। कुछ महीने बाद रिलेशनशिप खत्म हो गई। 2005 में केटी होम्स से शादी की। 2012 में डिवोर्स हो गई। केटी ने अपने एग्जिट प्लान काफी सीक्रेसी से बनाया था। उसने अपनी बेटी की कस्टडी ले ली। टॉम क्रूज कई सालों तक अपनी बेटी से नहीं मिला। वही डिस्कनेक्शन पॉलिसी जो बाकी सब पर अप्लाई होती है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो कि इस कल्ट को ज्वाइन करते हैं। ज्यादातर लोग तब इस कल्ट का हिस्सा बनते हैं जब वो डिवोर्स, जॉबलेसनेस या किसी ऐसे वक्त से गुजरे होते हैं जब सब कुछ थोड़ा मिसफिट लगता है। कल्ट लॉस्ट लोगों को ढूंढती है। शुरू होता है एक फ्री पर्सनैलिटी टेस्ट से, ऑक्सफोर्ड कैपेसिटी एनालिसिस, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी कोई क्लिनिकल वैलिडिटी नहीं है। इन टेस्ट के रिजल्ट हमेशा इन पर्सन डिलीवर होते हैं किसी नरम मिजाज सॉफ्ट स्पोकन इंसान के हाथ से। सब कुछ पर्पसफुल लगता है। एंट्री कॉस्ट शुरुआत में बहुत कम है, इसलिए ताकि अगले बंदे को शौक ना लग जाए। रियल फाइनेंशियल डिमांड्स बाद में आते हैं जब बंदा कंफर्टेबल हो चुका होता है, जब छोड़ना इम्पॉसिबल लगता है। ब्रिज टू टोटल फ्रीडम बहुत एक्सपेंसिव है। एंट्री लेवल कोर्सेज कुछ 100 से कुछ $1000 तक। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो कॉस्ट ड्रामेटिकली राइज करती हैं। OT3 लेवल तक पहुंचने का खर्चा अप्रोक्सीमेटली $1 लाख से $3 लाख तक अक्यूमुलेटेड पेमेंट है। हर लेवल पर मेंबर सिर्फ एक कोर्स कंप्लीट नहीं कर रहे होते हैं। लोअर लेवल्स पर मेंबर्स अपने तमाम सफरिंग की रूट कॉजेज मिटा रहे होते हैं। टॉप लेवल्स पर मेंबर्स को बताया जाता है कि वो जो कर रहे हैं उससे पूरी दुनिया इफेक्ट होती है। अगर कोई पेमेंट करने में हेजिटेशन करे, उस हेजिटेशन को स्पिरिचुअल प्रॉब्लम ट्रीट किया जाता है, ईमान की कमजोरी बताया जाता है। मेंबर्स को कहा जाता है कि उनका रिएक्टिव माइंड प्रोग्रेस में रुकावट डाल रहा है, और फिर वो मेंबर्स कर्ज लेके लेवल अप करते हैं, रिटायरमेंट अकाउंट्स खाली कर देते हैं, फैमिली से कर्ज लेते हैं, और चर्च स्टाफ उन मेंबर्स को वो पैसे ढूंढने में हेल्प भी करता है। और वो चीज जिस तक पहुंचने के लिए $3 लाख और कई साल लगते हैं, OT3। कहानी ये है कि 75 मिलियन साल पहले एक गैलेक्टिक रूलर था जिसका नाम जीनू था। उसके पास 76 प्लैनेट्स थे और हर प्लैनेट पर करोड़ों लोग थे। प्रॉब्लम ये थी कि लोग बहुत ज्यादा हो गए थे, तो उसने क्या किया कि लोगों को कहा कि टैक्स ऑफिस आओ, काम है। वहां पहुंचे तो उन्हें फ्रीज कर दिया गया। फिर स्पेस क्राफ्ट में भर के जमीन पर लाया गया, वॉल्केनोज में फेंक दिया गया, ऊपर से हाइड्रोजन बॉम्ब्स गिरा दिए गए, और जो रूहें ये सब कुछ सर्वाइव करके बच गईं, उन्हें 36 दिन तक इलेक्ट्रॉनिकली ब्रेन वॉश किया गया, और फिर ये रूहें जिस भी इंसान के करीब थी उससे चिपक गईं। और हबर्ट का कहना था कि दुनिया के तमाम बड़े मजहब, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जीनों की बनाई हुई झूठी मेमोरीज हैं जो कि लोगों के दिमाग में डाल दी गई हैं। अब ये रूहें आज भी तुम्हारे साथ चिपकी हुई हैं, कई 100 की तादाद में है। तुम्हारा खौफ, तुम्हारा डर, उन सब की वजह, सब कुछ यही जड़ है। कुछ भी जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है ना जिंदगी में, वो सब इन चिपकी हुई रूहों का कसूर है। और OT3 के बाद के लेवल्स इन रूहों को एक एक करके हटाने के लिए बने हैं, और हर एक रूह के लिए अलग पेमेंट होगी। 70 साल पहले एक आदमी था जिसने अपनी जिंदगी की कहानी खुद बनाई, जिसने वो कॉन्सेप्ट्स लिए जो पहले से मौजूद थे और उन्हें रेवोल्यूशन की तरह बेचा, जिसने अपने हाथ से लिखा कि मजहब के धंधे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं, और फिर एग्जैक्टली वही बनाया, जिसने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जिसमें अंदर आने वाला इंसान हर लेवल पर फंस जाता है, फाइनेंशियली, सोशली, साइकोलॉजिकली। सी और के लोग इसी सिस्टम में थे जब $10 हफ्ते पर बिलियन साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे। वो सब इसी सिस्टम के हत्थे चढ़े थे, और वो सिस्टम आज भी कहीं मौजूद है। बिल्डिंग्स तो खाली हैं, मेंबर्स भी घट गए हैं, लेकिन ये सिस्टम आज भी है। इसलिए कहते हैं कि ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी चाहिए, दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, लॉजिक ढूंढनी चाहिए। खैर, क्या तुम्हें साइंटोलॉजी के बारे में ये सब कुछ पता था जो तुम्हें मैंने आज बताया? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।